गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है कक्षा 8 विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पाठ 4, जिसका नाम आपको यहाँ पे दिया गया है यमुनोत्री की यात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाठ 4 दिया गया है जिसका नाम आपको क्या दिया गया है, यमुनोत्री की यात्रा, तो उसके जो लेखक हैं हमारे वो कौन है। तो सबसे पहले आपको लेखक का परिचय यहाँ दिया गया है। तो लेखक हैं हमारे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अब अगर कोई भी पाठ की शुरुआत अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देते हैं, तो लेखक का परिचय यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो विष्णु प्रभाकर हैं उनका जन्म सन आपको दिया गया है 1912 ईस्वी सन। और उसके बाद जो है बताया गया है कि विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही तथा आगे की जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई है, हिसार में, यानी कि हरियाणा के एक राज्य है ये, और वहाँ पर उनकी यानी कि प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हिसार में ही सरकारी नौकरी से जुड़े। अब जैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई वैसे वो क्या हो गए, तो सरकारी नौकरी से यानी कि जुड़ गए, यानी कि पढ़ाई करते करते उनको क्या मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई थी। और इस पर आर्य समाज तथा गांधी जीवन के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। अब जो है सरकारी नौकरी से तो वो जुड़े हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके जीवन में किसका प्रभाव पड़ा, तो आर्य समाज तथा गांधी जीवन दर्शन का उन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। सरकारी सेवा के साथ साथ साहित्य साधना करते रहे। अब जो है सरकारी सेवा यानी कि सरकारी नौकरी जो तो मिल चुकी थी, तो सरकारी नौकरी तो वो करते ही थे, लेकिन साथ साथ क्या करते थे, साहित्य की साधना भी करते थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम तथा समाज सुधार का स्तर प्रमुख रहा है। अब जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, इनके जो है जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, यानी कि जो भी इन्होंने साहित्य लिखा है उसमें जो है राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार का स्तर जो है वो क्या है, प्रमुख रहा है। इसलिए ब्रिटिश सरकार का को भाजन बने और नौकरी छोड़कर लेखन को आजीविका का साधन बनाया। अब देखो क्या बताया गया है कि जैसे यानी कि इनका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा। क्या था, राष्ट्र प्रेम तथा समाज सुधार का उनका मुख्य यानी कि उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन बने, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार यानी कि उस समय जो हमारे देश में जो यानी कि आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन था, तो आज़ादी के लिए सत्याग्रह चला दिया ना गांधी जी ने, लड़ाई की थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस समय जो ये ऐसा आंदोलन अपने देश में चल रहा था, और उस इसीलिए जो है वो जो विष्णु प्रभाकर जी थे उन्होंने क्या किया कि उस यानी कि अपनी नौकरी को छोड़कर और वो किस में लग गए, आंदोलन में शामिल हो गए। और उन्होंने क्या किया कि नौकरी छोड़कर लेखन को आजीविका का साधन, और उस वक्त फिर उन्होंने यानी कि नौकरी छोड़ दी और जो इस लिखते थे यानी कि जो अपना साहित्य लिखते थे, कविताएं, पाठ या जो और साहित्य लिखते थे, उस सब में उनको क्या बनाया, उनको आजीविका का साधन। आजीविका का साधन यानी क्या होता है, यानी कि उनका गुजारा बसारा चलाने के लिए, यानी कि खाने पीने का सामान खरीदने का साधन। क्योंकि देखो कोई भी समय हो, कभी भी हो, हर इंसान को जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब जो उस समय यानी कि वो देश सेवा में तो जुड़ गए थे, लेकिन उनके देश सेवा के साथ साथ उन्हें अपना यानी कि गुजारा भी तो चलाना था ना। इसलिए जो है उन्होंने, अब सरकारी नौकरी जब उनकी थी वो उन्होंने छोड़ दी, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, नौकरी छोड़ने के बाद जो है उनका यानी कि गुजारा कैसे चलता, तो उन्होंने जो यानी कि जो लेखन था, यानी कि जो ये उनको जो लिखने का जो वो साहित्य लिखते थे, उसी को जो है उन्होंने क्या किया, अपनी रोजगारी का साधन बनाया, यानी कि आजीविका का साधन बनाया। आज़ादी मिलने पर आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने लगे। अब जैसे यानी कि आज़ादी जब तक नहीं मिली थी, यानी कि जब तक देश में जो है सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे, उस समय तक तो उन्होंने क्या किया कि जो भी वो लिखते थे, कविताएं, इन सबको जो है उन्होंने अपनी आजीविका का साधन बनाया था। लेकिन जैसे यानी कि आज़ादी मिल गई, वैसे उन्होंने क्या किया कि आकाशवाणी दिल्ली में यानी कि जो रेडियो रूपक लिखने लगे, यानी कि जो दिल्ली में जो आकाशवाणी था जिसमें रेडियो, यानी कि उसमें जो है वो क्या लिखने, रूपक लिखने लगे, एक तरह का उसमें भी जो है वो लिखते थे ताकि जो है लोग उनकी सभी चीज़ों को पढ़ें। आगे हैं स्वप्नमयी, कलती रात, कलती रात, यानी कि ये क्या उनके उपन्यास है, उपन्यास के नाम दिए गए। कौन कौन से हैं, स्वप्नमयी और कलती रात। फिर आगे दिया ये उनके 2 उपन्यास दिए गए हैं। उसके बाद जो दिया संघर्ष के बाद उनकी एक कहानी दी गई है। नव भारत डॉक्टर उनका क्या है, नाटक दिया गया है।
और प्रकाश और परछाई अशोक एकांकी क्या है, उनका संग्रह है, यानी कि एकांकी संग्रह है जो जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित तथा आकाश आवारा मसीहा यानी कि इनकी जो है यशस्वी कृतियां हैं। अब जो इन्होंने जो जो अपने जीवन काल में जो साहित्य लिखे, उपन्यास लिखी, कहानियां लिखी या जो भी उनके जो प्रमुख कृतियां हैं वो सब जो है आपको उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है प्रस्तुत यात्रा वर्णन, जहाँ एक ओर हमें हिमालय का सौंदर्य के दर्शन कराता है, वहीं उस यात्रा की कठिनाइयों के प्रति भी हमें सजग करता है। यमुनोत्री की से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को उजागर करके हमारे सांस्कृतिक धरोहर में भी परिचित करवाता है और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी जीवन के कुत्सित यथार्थ को इनकी दृष्टि देखती है। अब देखिए यहाँ पर जो यानी कि ये यात्रा वृतांत यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर कहीं की यात्रा करे और फिर उसके बारे में अगर मान लो कुछ वो लिखता है तो वो क्या कहलाता है, यात्रा वृतांत। यानी कि यहाँ जो हमारे लेखक हैं कौन है, विष्णु प्रभाकर जी। तो इन्होंने क्या किया है, यमुनोत्री की यात्रा की है। ठीक है, अब जब यमुनोत्री की यात्रा उन्होंने की है तो उसके प्रवास में यानी कि उसकी यात्रा के दौरान उनके रास्ते में एक तरफ तो क्या देखने को मिला उनको कि प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला है, यानी कि हिमालय की जो चोटियां हैं या हिमालय के जो रास्ते हैं वहाँ का जो महल उन सबका उनको क्या मिला, देखने को सब कुछ मिला है। और दूसरी तरफ जो है उस रास्ते के अंदर यानी कि जो जो परेशानियां आई हैं वो सबका जो उन्होंने यहाँ पर आपको वर्णन दिया गया है। तो देखिए इसमें दिया है कि अब जो है पाठ की शुरुआत आपके यहाँ से कर रहे हैं कि यात्रा के संबंध में एक प्रसिद्ध आयावार ने लिखा है। क्या लिखा है, यात्रा के संबंध में एक प्रसिद्ध आयावार ने लिखा है, जिस मनुष्य की वृत्तियां विकृत नहीं होती उनके लिए यात्रा की प्रेरणा भी उतनी स्वाभाविक होती है। अब यहाँ लिखा है कि जिस मनुष्य की वृत्तियां विकृत नहीं होती, विकृति यानी क्या कि अगर मान लो कोई भी इंसान है और वो यानी कि स्वस्थ है बिल्कुल, उसका मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अगर वो स्वस्थ है तो अगर आप उसको यात्रा कहीं भी यात्रा अगर करने को दोगे तो उसको क्या होगा, स्वाभाविक ही जो उसमें उसके लिए क्या होगा, उमंग भर जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई कि जिस मनुष्य की वृत्तियाँ यानी कि विकृत नहीं होती उसके लिए जो है यात्रा की प्रेरणा भी उतनी ही स्वाभाविक होती है। जिस प्रकार बारिश शुरू होते ही सांड अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है, उसी तरह यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही अपने आप मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। यदि कोई उससे पूछे कि कहाँ चले तो वह कहेगा, मुझे कुछ पता नहीं, जहाँ जा सकूँ चला जाऊँगा। जाना चलना नए नए अनुभव करना, बस यही मैं जानता हूँ। आंखें प्यासी हैं, सारा शरीर सुक्षिप्त है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। अब अगर मान लो किसी इंसान को यानी कि घूमने फिरने का बहुत शौक है ना, तो और उस इंसान को अगर आप कहो कि भाई तुमको कहीं घूमने जाना है यानी उसको बता दो, तो वो क्या होगा, सिर्फ घूमने का नाम सुनते ही क्या होगा, बहुत ही अधिक खुश हो जाएगा और वो जो उसकी तैयारियां करने लगेगा और यहाँ तक कि उसके जो पैर अपने आप ही चलने लगेंगे। अब उस इंसान को ये नहीं पता है कि उसको जाना कहाँ है, या हमने उसको ये नहीं बताया कि हम कहाँ की यात्रा करने वाले हैं या कहाँ घूमने जाने वाले हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसको क्या बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, इतना ही बोला, उसी में तो वो इंसान खुश और उसके पैर जो अपने आप चलने लगते हैं, यानी कि हाँ चलो। क्यों, क्योंकि उसकी विकृत यानी जो वृत्तियाँ हैं वो बिल्कुल कैसी हैं, विकृत नहीं है। इसलिए जो मनुष्य जो वहाँ पर खुश हो जाता है और अपने आप ही चलने लगता है, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति उससे पूछे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, इस तरह से यानी खुश क्यों हो रहे, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इतना है कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, है ना। जैसे अगर मान लो आप ही हो घर में, अगर बच्चे हो तुम, और अगर मम्मी पापा तुमको सिर्फ एक बार बोल दें कि बेटा चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो तुम तो सिर्फ घूमने का नाम सुनते ही क्या होते हो, बिल्कुल खुश हो जाते हो और तैयार हो जाते हो। और फिर अगर उसी समय में अगर तुम्हारा कोई मित्र तुमसे पूछ ले कि भाई तू इतना खुश क्यों है या कहाँ जा रहा है, तो तुम क्या कहोगे, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं घूमने जा रहा हूँ, बस इतना मुझे पता है। तो इस तरह की यानी कि सिर्फ इतना सुनते ही क्या होता है, मनुष्य बहुत ही खुश हो जाता है। अब जो है आगे दिया गया है, अपनी वृत्तियों के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ, लेकिन आंखें अवश्य प्यासी हैं, शरीर भूखा है और नए नए अनुभव करने को तो मैं सदा व्याकुल रहता ही हूँ। इसलिए जब हमारी यात्री दल ने इस बार गर्मियों में गंगा यमुना की जन्मभूमि की यात्रा करने का प्रस्ताव रखा तो मैं एक बारगी उछल पड़ा। सभी देश अपने
नदियों को प्यार करते हैं, लेकिन भारत अपनी गंगा यमुना को माँ कहकर प्यार से ही नहीं, यानी प्यार ही नहीं करता बल्कि उनकी पूजा भी करता है। वे पतित पावनी हमारे पापों को बहा ले जाती हैं। उसने भूगोल के आध्यात्मिक रूप है और प्राणहीन भू और गंधहीन जल में माँ का स्नेह की कल्पना की है। तभी तो प्रतिवर्ष अनेकानेक भारतवासी अपने इस ममतामयी माँओं की जन्मभूमि में जाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया आपको इस पैराग्राफ में कि अपनी वृत्तियों के बारे में, यानी कि उसकी यानी कि जो आदतें हैं लेखक की, वो कह रहा है कि मैं अपनी आदतों के बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता खास, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि मेरी आंखें क्या है, अवश्य यानी कि प्यास, यानी कि वो उनका क्या है, उनको जो है घूमने का बहुत ही अधिक शौक है, इसलिए वो क्या करते हैं हर जगह जो है घूमते रहते हैं और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखते रहते हैं। आगे बताया गया है कि वो जो है उनका मन जो है सदा यानी कि घूमने फिरने के लिए क्या रहता है, व्याकुल रहता है। और इस बार जब उनके यात्री दल ने बताया, यानी कि हर साल वो क्या करते हैं, जिन लोगों को घूमने का शौक होता है वो क्या करते हैं साल में एक बार जो है घूमने अवश्य जाते हैं। और इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि इस बार यानी कि हमारे जो यात्री दल थे, यानी कि जो हमारा जो ग्रुप था, उन्होंने कहा कि भाई इस बार अपने को घूमने जाना है, तो मैं बहुत ही खुश हो गया था। और अब जब उन्होंने बताया कि गंगा यमुना की जन्मभूमि में जाना है, तो ये सुनते ही मैं बिल्कुल क्या हुआ था, उछल पड़ा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत देश है इसमें जो है गंगा और यमुना यानी कि जो नदियों की सिर्फ वो हमारे लिए क्या है, नदी नहीं है, बल्कि वो क्या है, उनको हम माँ कहकर उनकी पूजा भी करते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो हमारी नदियाँ हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल यानी कि प्राणहीन, यानी कि भू और गंधहीन क्या है, जल। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारे देश की जो नदियाँ हैं वो बहुत ही यानी कि पतित पावनी कहलाती हैं। और इसीलिए जो है हर साल कितने ही भारतवासी यानी अपनी माताओं के उस जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। आगे दिया गया है, पर आज तो विज्ञान का युग है। गवीले मानव ने मान साधन के बल पर बिहड़ मार्गों पर मोटर चला दी है। बस द्वारा हम हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और धरासू होते हुए डंडल गांव तक पहुँचे। यहीं से पैदल यात्रा का आरंभ होता है। जिस समय हमने बस से विदा ली उस समय भोर का शीतल समीर बह रहा था। अब जो है लेखक यहाँ आपको बता रहे हैं अपने अनुभव के बारे में कि किस तरह से यानी कि आज का जो युग है वो कैसा है, बिल्कुल वैज्ञानिक युग है। और आज के मनुष्य ने जो है बहुत सारे साधनों का यानी कि आविष्कार भी कर लिया है। इसलिए जो है ये बताया गया कि यहाँ पर जाने के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया था, मोटर यानी कि बस के द्वारा वो कहाँ तक पहुँचे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और धरासू होते हुए कहाँ पे पहुँचे हैं, डंडल गांव तक। यानी कि डंडल गांव तक जो है वहाँ पर बसें जाती हैं और उसके आगे की जो यात्रा है वहाँ वो कैसी यात्रा है, फिर पैदल यात्रा यानी कि आरंभ होती है। और जिस समय यानी कि उन्होंने बस से विदा ली, यानी कि जो यानी कि कहाँ तक, डंडल गांव तक बस ने उनको छोड़ा, उसके बाद जो उन्होंने क्या किया, यानी कि बता रहे हैं कि हमने जो है बस से विदा ली, उस समय क्या था, बहुत यानी कि सुबह का शीतल समीर यानी कि बह रहा था, यानी कि सुबह सुबह का मौसम था और बहुत ही यानी कि ठंडा मौसम था। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको लेखक बता रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है इतना ही। आगे की जो हमारी कहानी अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय।